नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी पॉलिटी एवं राज्य व्यवस्था की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम ब्रिटिश भारत के अंतर्गत बनाए गए कानूनों का अवलोकन करेंगे और अध्याय 1 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के अंतर्गत संवैधानिक ढांचे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे। और भारतीय संविधान के बनने से पहले की जो पृष्ठभूमि है, जो कानून बनाए गए हैं, उनको समझना आवश्यक है। तो इसलिए जो है आपका जो पहला चैप्टर है ये इसी संवैधानिक ढांचे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम पहले ब्रिटिश की जो अंग्रेज़ थे भारत में उनकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध था। और इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो है बंगाल प्रांत पे कब्जा कर लिया और यहाँ से फिर 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली थी, जिसको राजस्व वसूलने का अधिकार भी बोलते हैं। और यहाँ से फिर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल प्रांत पर अधिकार कर लिया। फिर 1765 से 1772 के मध्य प्रशासन चलाने के लिए बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन का जो है अवधारणा दिया और इसके अंतर्गत जो है बंगाल में शासन प्रशासन को चलाया गया। और ये 1765 से 1772 के मध्य था। इसके बाद फिर 1773 में जो ब्रिटेन की संसद थी उसने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। यह भारत में अंग्रेज़ों के अधीन जो क्षेत्र थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे, उनको लिए जो है ये पहला कानून था। तो आपको जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पहला कानून है उसके बारे में जो है समझते हैं। और यहाँ पे अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो हम पाते हैं कि कंपनी का शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत का शासन माना जाता है वह 1773 से 1858 माना जाता है और साथ में क्राउन का शासन जो माना जाता है वह 1858 से 1947। आइए कंपनी शासन के बारे में समझते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था और यह पहला कानून था जो ब्रिटेन की संसद ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के क्षेत्रों जैसे कि बंगाल, साथ में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के लिए बनाया था। और इसके मुख्य प्रावधान क्या थे तो आइए समझते हैं। तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी इससे पहले, इस कानून से पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। अब बंगाल के गवर्नर के स्थान पर बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। और इसमें जो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद भी थी बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ में, जिसकी मदद से उसको प्रशासन संभालना था। और साथ में जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है जो परीक्षा में पूछा गया है वो कौन थे तो वारेन हेस्टिंग्स। ये आपको ध्यान रखना है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। फिर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई इसी कानून के माध्यम से। और कब की गई तो 1774 में। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश परीक्षा में बार बार पूछता है तो सर एलिजा इम्पे, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम के जो है एक संस्था थी जिसकी स्थापना की गई थी और इसका काम क्या था, ब्रिटिश सरकार को भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी या रिपोर्ट देते रहना था। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है और इस एक्ट ने या इस कानून ने व्यापारिक या आर्थिक जो मामले थे उनको जो है राजनीतिक मामलों से अलग कर दिया। साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक संस्था की स्थापना की गई। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 1773 के कानून से बनाए गए थे तो वो अब आर्थिक या व्यापारिक मामले देखेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब राजनीतिक मामले देखेगा, शासन प्रशासन संबंधी मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। फिर EIC के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारतीय क्षेत्र थे उनको पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारतीय क्षेत्र थे उनको भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। फिर आते हैं चार्टर एक्ट पे। तो चार्टर एक्ट 4 आए थे, पहला 1793 में, दूसरा 1813 में, तीसरा 1833 में और आखिरी आया था 1853 में। यहाँ पे महत्वपूर्ण आपका चार्टर एक्ट 1813 है और यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रावधान था चाय का व्यापार तथा चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। इसके अलावा कंपनी को भारत में 1 लाख रुपये सालाना शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान यहाँ पे दिया गया। फिर ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई इस कानून के माध्यम से। आते हैं चार्टर एक्ट 1833 पे। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो चाय का व्यापार और चीन का व्यापार बचा था वो भी अब समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब कोई भी ब्रिटेन का नागरिक यहाँ पे आकर भारत में व्यापार कर सकता है। और फिर अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था। चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक या लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर आते हैं क्राउन का शासन पे। तो 1857 में क्रांति हुई थी भारत में, और उसके बाद फिर जो है 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत जो है कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, कंपनी को भंग कर दिया गया था, और यह भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया इस कानून के माध्यम से। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से जो भारत का शासन था वह ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से जो है भारत राज्य सचिव को संभालना था। तो भारत राज्य सचिव द्वारा संचालित किया जाना था, और भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय जो है परिषद का गठन किया गया जिसका नाम था भारत परिषद या इंडिया काउंसिल। और साथ में जो है कंपनी के साथ में जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी भंग करने का निर्णय किया गया। फिर है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाने लगा, क्योंकि वायसराय का मतलब राजकीय प्रतिनिधि होता है, और यहाँ पे जो भारत का गवर्नर जनरल था अब उसको वायसराय कहा जाने लगा, और आगे चल के हम वायसराय या गवर्नर जनरल दोनों शब्द प्रयोग कर रहे हैं। फिर है जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये भी प्रश्न पूछा गया। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और या भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे 1856 से 58 तक, और फिर वायसराय कब तक थे? तो 1858 से 62 तक, और ये अंतिम गवर्नर जनरल और पहले जो है वायसराय थे भारत के। फिर है भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें जो है पोर्टफोलियो व्यवस्था को स्वीकृति दी गई थी, और लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो व्यवस्था को जो है स्थापित किया था। और पोर्टफोलियो व्यवस्था के अंतर्गत जो शासन प्रशासन संबंधी जो अलग अलग मामले होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, उनके लिए अलग अलग मंत्रालय का गठन कर दिया गया जिसको पोर्टफोलियो व्यवस्था बोला गया। अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए। तो जो इन डिपार्टमेंट की व्यवस्था होती है अलग अलग मामलों के लिए, इसी को हम पोर्टफोलियो व्यवस्था कहते हैं। और पोर्टफोलियो व्यवस्था के अलावा जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दी गई। और आज के भारत के संविधान में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, जिसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में समझेंगे। और इसके अलावा भारत में बजट को पहली बार जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1859 में प्रस्तुत किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 या जिसको मार्ले मिंटो सुधार 1909 भी कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो उस समय जो मार्ले थे वो तत्कालीन भारत राज्य सचिव थे, और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, जिसने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को काफ़ी हद तक कमज़ोर किया और मुस्लिमों को जो है दूर रखा। तो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लिए जो व्यवस्था की गई थी, इस वजह से मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोला गया, चूँकि वो इस समय वायसराय थे और यह जो प्रावधान था इन्हीं की उपज थी। फिर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति शुरू की गई, और प्रथम भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जुड़े थे, तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यह भी प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919, और इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। मोंटेग्यू उस समय भारत राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो मुख्य प्रावधान था, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके जन्मदाता जो द्वैत शासन प्रणाली का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो सर लियोनेल कर्टिस ने, और इनको फादर ऑफ डायरकी या द्वैत शासन प्रणाली के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा द्वैत शासन की बात की जाए तो द्वैत शासन में दो चीज़ें थी। पहला कि गवर्नर और उसकी जो कार्यकारिणी के सदस्य होंगे, गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, और साथ में गवर्नर और उसके जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे। तो दो बॉडी थी। एक पहला जो संस्था थी वो थी गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य, और दूसरी संस्था थी गवर्नर तथा उसके मंत्रीगण। तो जो गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी के सदस्य थे ये व्यवस्थापिका के प्रति या संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी या विधानसभा थी राज्य में, उसके प्रति ये उत्तरदायी नहीं थे। फिर आरक्षित विषयों का जो शासन था इसके अंतर्गत रखा गया था, और कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व आदि जो महत्वपूर्ण मामले थे वो जो है गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी के सदस्य के अंतर्गत रखे गए थे। फिर गवर्नर तथा उसके मंत्रीगण इसके अंतर्गत जो है व्यवस्थापिका के प्रति ये उत्तरदायी थे, और हस्तांतरित विषयों का शासन जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन वगैरह इसके अंतर्गत रखा गया था। और अगर बात की जाए तो लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था। 1919 के कानून में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था, और केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 पर।
इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जाना जाता है और भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो इसी कानून का पड़ा है। तो आइए इसको हम समझते हैं। इसका जो पहला प्रावधान था अखिल भारतीय संघ की स्थापना, तो ऑल इंडिया यूनियन की स्थापना का यहाँ पे था और इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के प्रांतों और साथ में भारतीय रियासतों जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको मिलाकर एक भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना था। चूँकि भारतीय रियासतों ने इस संघ को ज्वाइन नहीं किया कभी, तो इस वजह से ये संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया। फिर जो संघीय विधान मंडल था वह द्विसदनीय था, जिसमें राज्य परिषद और संघीय विधानसभा सम्मिलित थे। इसके अलावा 3 विशेष सूचियाँ थी, संघीय सूची संघ मामलों के लिए, प्रांतीय सूची प्रांतीय मामलों के लिए, समवर्ती सूची संघीय और प्रांतीय दोनों मामलों के लिए। और उस समय जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं, तो अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब रेसिडुअल पावर्स, यानी जिन पे जो इन तीनों विषयों के अंतर्गत नहीं आते हैं तो उनको अवशिष्ट शक्तियों के रूप में रखा जाता है और इसका जो था वो गवर्नर जनरल या वायसराय के अंतर्गत निहित था। और अगर आज के संविधान की बात की जाए तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो वो केंद्र के हाथों में हैं, इसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे। फिर संघीय विधानमंडल द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता था उसको गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। 1935 के कानून से जो संघीय विधानमंडल अगर कोई कानून बनाती तो उसको जो है गवर्नर जनरल रोक सकता था, लागू नहीं होने दे सकता था। और साथ में गवर्नर जनरल अगर कोई कानून बनाता था, स्वीकृत जो कानून होते थे उसको ब्रिटिश संसद अस्वीकृत कर सकती थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था, जिसको 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। और वहाँ पर प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता और साथ में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रावधान लाया गया। और इसके अलावा केंद्र में देखा जाए तो द्वैत शासन प्रणाली को केंद्र में जो है लागू कर दिया गया और यहाँ पे संघीय सूची को जो है आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। लेकिन जो है ये अखिल भारतीय संघ, जिसका जो है रियासतों ने विरोध किया था और साथ में केंद्र में जो द्वैत शासन है ये कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो सांप्रदायिक निर्वाचक वर्ग था उसको आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों को भी उसमें शामिल किया गया। और इसके अलावा पूना पैक्ट के अनुसार जो है अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई विधानसभा और विधानमंडल में। और अनुसूचित जातियों को उस समय डिप्रेस क्लास से वंचित वर्ग के नाम से भी जाना जाता था। और इसके अलावा जो है भारत परिषद, इंडिया काउंसिल, जिसकी स्थापना 1858 के कानून के तहत की गई थी, उस परिषद को समाप्त कर दिया गया। और साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान था और साथ में संघीय कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यह संघीय कोर्ट 1937 में अस्तित्व में आया। अब आते हैं क्रिप्स मिशन 1942 पर। बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था और यह पहला मिशन था जिसके अंतर्गत जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संविधान सभा बनाने संबंधी जो है प्रावधान दिया था। तो संविधान सभा बनाने संबंधी जो प्रावधान पहली बार अगर भारतीयों को दिया गया था तो इस क्रिप्स मिशन में दिया गया था। लेकिन इस क्रिप्स मिशन में कई सारी जो है खामियां भी थी, जिसकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया और तथा गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक भी बताया। तो भारत में जो है 22 मार्च 1942 को, आपको ध्यान रखना कि क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा था, तो 22 मार्च 1942 को। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम से क्रिप्स मिशन से जाना गया। फिर एक क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव क्या थे, तो डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि भारत डोमिनियन रहेगा ब्रिटेन का और ब्रिटेन जो है भारत के ऊपर शासन कर रहा होगा। और इसका मतलब है कि जो पूर्ण आज़ादी है वो भारत को नहीं होगी। और साथ में जो भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था और इसे राष्ट्रमंडल से पृथक होने का भी अधिकार यहाँ पे दिया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। युद्ध के पश्चात प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाना था और यह संविधान सभा संविधान का प्रारूप तैयार करेगी। यह जो प्रावधान था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, तो जो प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य थे आज के डेट में जिनको हम एमएलए कहते हैं, तो जो एमएलए थे तो उस समय के जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे उनके द्वारा संविधान सभा का जो सदस्य थे उनका चुनाव किया जाना था। और यही संविधान सभा के जो सदस्य होंगे ये संविधान का प्रारूप तय करेंगे या तैयार करेंगे। फिर यहाँ पे जो है एक प्रावधान था कि यदि कोई प्रांत संघ में सम्मिलित होना ना चाहे तो ब्रिटेन उससे पृथक समझौता करेगा। और यहाँ पे जो कांग्रेस की आपत्ति थी वो आपत्ति यह थी कि युद्ध के पश्चात हमें जो है नहीं चाहिए, युद्ध के पश्चात नहीं, युद्ध से पहले हमको यह अधिकार दिए जाएं, जिसके वजह से फिर कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। तो कांग्रेस की आपत्ति डोमिनियन स्टेटस को लेकर थी, जिसमें ब्रिटेन जो है ऊपर से भारत के ऊपर
जो है भारत के यानी भारत जो है अधीन रहता फिर भी ब्रिटिश के, तो उसका जो है कांग्रेस ने विरोध किया। साथ में प्रांतों को संघ से पृथक होने का जो अधिकार दिया गया था उसका भी विरोध किया गया और गवर्नर जनरल की यहाँ पे सर्वोच्चता बनाई रखी गई। इस वजह से भी जो है कांग्रेस को यहाँ पे आपत्ति थी। मुस्लिम लीग की मुख्य आपत्ति क्या थी, तो इन्होंने जो है पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, तो इस वजह से मुस्लिम लीग को आपत्ति थी कि हमारे पाकिस्तान को जो है यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया है। फिर एक कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत या दिल्ली पहुँचा और इसमें जो है ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये उस समय भारत सचिव थे या भारत राज्य सचिव थे। और इसके अलावा स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, 3 नाम आपको ध्यान रखने, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये तीनों जो है पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और यह जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। फिर 16 मई 1946 को मिशन ने अपने प्रस्ताव रखे थे और इसमें जो है इन्होंने पूर्ण पाकिस्तान का जो गठन की मांग थी मुस्लिम लीग की उसको अस्वीकार कर दिया। फिर यहाँ पे संघ प्रांतों और देशी रियासतों को 3 स्तरीय कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में विभाजित किया गया था। यहाँ पे 3 समूह में रखा जाना था, का, खा, गा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे प्रांतीय जो विधानसभाएं थीं, तो प्रांतीय विधानसभाएं ये संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगी और फिर यही जो संविधान सभा के सदस्य होंगे वो संविधान तैयार करेंगे। फिर रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार के लिए एक सामान्य केंद्र की व्यवस्था की गई थी। प्रांतों की स्वायत्तता तथा अवशिष्ट शक्तियों को बनाए रखा गया था। देशी रियासतों उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करने के लिए स्वतंत्र थे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 जून को जो है मुस्लिम लीग ने और 24 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था जो दीर्घकालिक योजना थी। और इसके अलावा जुलाई में संविधान सभा के गठन के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में चुनाव संपन्न हुए थे, जहां पे प्रांतीय जो विधानसभाएं थी वहां के जो सदस्य थे उनको संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करना था। ये जुलाई 1946 में चुनाव हुए और उसके बाद फिर जो है 10 जुलाई 1946 को नेहरू जी ने कहा कि हम संविधान सभा में जाने के निर्णय के अतिरिक्त किसी और बात से बंधे नहीं हैं। इसका मतलब है कि जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि हमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला क्षेत्र चाहिए, पंजाब वाला क्षेत्र चाहिए, इसके अलावा बंगाल वाला क्षेत्र चाहिए पाकिस्तान के लिए, तो उसको जो है उस पर नेहरू जी ने कहा था कि हम संविधान सभा में जाने के लिए ही जो है बाधित हैं, बाकी इसके अलावा हम किसी और चीज़ के लिए बाधित नहीं हैं और हम जो हमारा भारत है उसके हम टुकड़े होने नहीं देंगे। फिर यहाँ पे है कि 29 जुलाई 1946 को जो है नेहरू जी के इस कथन के विरोध में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की दीर्घकालिक योजना को मानने से इनकार कर दिया और फिर पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान किया। और परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946। तो साथियों इसके जो आगे की कक्षा है जहाँ पे हम संविधान सभा के बारे में जानेंगे और संविधान सभा द्वारा जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है उसके बारे में भी समझेंगे और उसके बाद फिर हम जो भारतीय संविधान के बारे में भी जानेंगे अनुच्छेद और भाग के हिसाब से। तो आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए और आपको ऐसी ही जो है सरल शब्दों में आगे की कक्षाएं प्रेषित की जाएंगी। और इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास देख सकते हैं जो कि आपके परीक्षा के अनुकूल जो है बनाई गई है। और इसके अलावा भूगोल की कक्षाएं, साथ में एनसीईआरटी साइंस और एनसीईआरटी भूगोल की कक्षाएं भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।